Good morning class. This is your social studies class for class 8. So in previous video we had started our chapter number 3, mineral and power resources. So take out your book and come on page number 29. Here is your page number 29 and in this page chapter 3 is given. So in previous video we had completed half portion of this chapter, and in today class we are going to continue this chapter to complete it. So come on page number 33 and let's start today's class. Power or energy resources. In previous video we studied about minerals. What is minerals, characteristic of minerals, types of minerals, extraction of minerals, how we get minerals, and we also learned the distribution of mineral resources and how we conserve these minerals. We also studied about this. So in today class we are going to start our next point, and our next point is power or energy resources. So let's start it. So कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर मिनरल्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन. कोल है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस क्या है, ये ऑर्गेनिक ओरिजिन इसका होता है और इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. क्योंकि ये हमें जो है जैसे प्लांट और एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं जो सड़ के गल के मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो नीचे एक लेयर बनाते जाते हैं और कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, और उसी से हमें ये कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैसेस मिलते हैं. इस वजह से हम इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना सूरज की रोशनी के. ठीक है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये जनरली किसमें पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में. ठीक है, जो समुद्र के अंदर गहराई में होते हैं. ठीक है, डिकम्पोज रिमेन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो क्या होते हैं, उसी के अंदर डिकम्पोज होते जाते हैं, मतलब गायब होते जाते हैं, मरते हैं, उसी में सड़ करके वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, और जो भी अदर मैराइन क्रिएचर है वो भी इसमें बरेड होते जाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल में और गैस में. कैसे, क्योंकि उस रॉक के अंदर मतलब अर्थ के अंदर क्या है, हीट और प्रेशर भी तो है, तो उस हीट और प्रेशर के कारण ये गैस और ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो ऑयल और गैस होता है उसको कई प्रेशर के मतलब बहुत दबाव के से क्या होता है, इस ऑयल और गैस को उस रॉक से निकाला जाता है. ठीक है, अभी के समय क्या है, These reserves are found trapped beneath layer of impermeable rock in anticline of sedimentary rocks. देखिए, सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन आपने पढ़ा था कि सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन बनता है, तो वो क्या है, आपका एंटीक्लाइन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनके नीचे वो ट्रैप्ड रहते हैं, दबे रहते हैं. तो जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वर्ल्ड में उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो ऑयल बियरिंग रॉक्स होते हैं, मतलब उनमें तेल होने की क्षमता होती है. ठीक है, however it is not economically viable to extract oil in every belt. जबकि ये कोई इकोनॉमिकली ये चीज़ें नहीं कि हर एक बेल्ट में आपको ऑयल हर बेल्ट से निकाला जाता हो. तो जहाँ पे लार्ज डिपॉजिट इन चीज़ों का होता है, ऑयल का, गैस का, उसको हम रिजर्वायर रॉक्स कहते हैं. ठीक है, जलाशय जो पत्थर होता है उसको हम जलाशय, चट्टान जलाशय पत्थर कहते हैं. कुछ सोर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उनका कुछ लिमिटेड रिजर्व होता है और जिससे वो क्या होते हैं, आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और वो ख़त्म होने की भी कगार पे हो सकते हैं. सम सोर्सेज डिराइव फ्रॉम, कुछ सोर्सेज जो है प्लांट और एनिमल्स से क्या होते हैं, फिर से रिन्यूड हो जाते हैं, फिर से वो बन जाते हैं. द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर लाइक द सन, विंड, टाइड, जियोथर्मल सोर्सेज एक्सेट्रा आर इनएग्जॉस्टेबल. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पावर्स हैं जैसे सन है, विंड है, टाइड है, जियोथर्मल सोर्सेज है, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं.
अब देखिए, अब इसी में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्या है, पेट्रोलियम। जब भी आप स्कूल बस से जा रहे हैं या गैस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो वो बस और कार किससे चल रही है? ऑब्वियस है कि वो पेट्रोल से चल रही है, ठीक है। कोई भी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल से ही चलती हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? तो पेट्रोल क्या है, एक मिक्सचर होता है, बहुत जटिल मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में उसको पेट्रोलियम कहते हैं, गैसियस फॉर्म में नेचुरल गैस, और सॉलिड फॉर्म में जब वो होता है तो उसे बिटुमन कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल होता है। जो पेट्रोलियम है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म है पेट्रोल का, और जो गैसियस फॉर्म है नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म से आते हैं, और जनरली ये किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑफन पेट्रोलियम, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक आपने पढ़ा भी होगा कि किसको कहते हैं। ऑफन पेट्रोलियम इज रिफर्ड टू एज क्रूड ऑयल, और पेट्रोलियम को ही क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, और इसको पूरा एक नेटवर्क, इसका पाइपलाइन बिछाई गई है पूरे ज़मीन में, इसका एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। पेट्रोलियम से जो है हमें बहुत सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एविएशन फ्यूल, ये सब हमको किससे मिल रहे हैं, पेट्रोलियम से ही मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये लुब्रिकेंट, मतलब किसी शाइनिंग प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, केमिकल के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, और पैराफिन ऑयल भी के लिए भी ये यूज़ होते हैं। एस्फाल्ट और पैराफिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेसिड्यू, मतलब जो पेट्रोलियम है उसी के भाग से हमें ये भी मिलता है। इंडिया जो है एक यहाँ पे बहुत अच्छा रिजर्व है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे क्या है, उस पेट्रोलियम का नेटवर्क है। लेकिन हम यहाँ के नीड्स को, यहाँ के पॉपुलेशन को देखते हुए वो पेट्रोलियम की जो क्वांटिटी है वो भी कम पड़ जाती है, उससे यहाँ की नीड पूरी नहीं होती है। यू विल फाइंड पेट्रोलियम फील्ड, आपको पेट्रोलियम फील्ड कहाँ देखने को मिल जाएगा, ईस्ट आसाम के ईस्टर्न भाग में, गुजरात में, फिर अरेबियन सी के जो अरेबियन सागर है उसके पास। ये जो 3 एरियाज़ हैं ये लगभग जितना इंडिया में पेट्रोलियम का आउटपुट है मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ से कवर हो जाता है। और इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी हमें इसके रिजर्व्स मिलते हैं, मतलब खादान जहाँ से हमें इस पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है वो जगह वहाँ पे भी है। नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स एनर्जी है कोल। कोल क्या है, कोल जो है जैसा कि अभी आपने पेट्रोल के बारे में पढ़ा, वैसे ही कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो उस पर लेयर चढ़ती जाती है उस पर मिलता है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर में होता है। इनके मेनली 4 टाइप्स हैं, 4 मेजर टाइप्स हैं कोल के। वो बेस्ड किस पे हैं, उनमें कार्बन की क्या क्वांटिटी है उसके बेस्ड पे कोल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट क्या है, इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं 70% से 86% तक। लिग्नाइट क्या होता है, 60 to 70% कार्बन कंटेंट किया रहता है, और पीट में 60% से कम कार्बन होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या माना जा रहा है, आपका एंथ्रासाइट हुआ, फिर बिट्यूमिनस हुआ, फिर आपका लिग्नाइट हुआ, फिर आपका पीट हुआ। सबसे पहला जो स्टेप होता है कोल फॉर्मेशन का, उस पर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। कोल माइनिंग मेथड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब कोल माइनिंग, कोल की खुदाई कहाँ होती है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो नेचर ऑफ कोल ऑकरेंस, मतलब पर्टिकुलर जगह पे जो कोल का नेचर है, मतलब किस प्रकार का वहाँ कोयला है उस पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति कैसी है। दूसरा, कितनी थिकनेस है, मोटाई उसकी कितनी है, कितना प्रकार, कौन सा प्रकार है कोल का, और किस तरीके से उसको निकाला जाए, मोड ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कोल माइनिंग, ठीक है। बेसिकली कोल इज माइंड आइदर ऑन द सरफेस और अंडरग्राउंड विथ माइनर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी।
कोल जो निकलता है वो मेनली सरफेस या अंडरग्राउंड से निकलता है, कुछ उसमें वेरिएशन करके, और डिपेंड करता है कि वो किस लोकेलिटी में है, मतलब किस एरिया में पाया जा रहा है। जो मेन कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का वो कौन है? चाइना, यूएसए, रसिया, जर्मनी, पोलैंड, यूके, साउथ अफ्रीका और इंडिया। इंडिया में मेन स्टेट जो है वो झारखंड है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है कोल प्रोडक्शन का, ठीक है। जो मेन सेंटर है इंडिया में वो कौन है? रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन है? झारखंड है, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए, थर्ड हमारा कन्वेंशनल सोर्स क्या है? नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है इसको डोमेस्टिक फ्यूल कहा जाता है, जो हमारे रोजमर्रा के यूज में आता है। इन इंडस्ट्रीज इसका बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, यूजेस हैं फॉर कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। गैस फायर्ड फर्नेस आर ग्रेजुअली रिप्लेसिंग कोल फायर फर्नेस। जो गैस फायर फर्नेस है जिसमें गैस जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं वो रिप्लेस, जो कोयला वाले जो बर्नर है उनको रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। जो लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का वो कहाँ पे है? यूएसए में है। इसके अलावा रसिया में और यूरोप के कुछ कंट्रीज में भी इसके रिजर्व पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे नेचुरल गैस प्राप्त हो सकती है। कोल और पेट्रोलियम जो है वो जो उसका ट्रेड जो है, व्यापार जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होता है। गैस पाइपलाइंस बनी है जो नेशनल बॉर्डर को कट की हुई है और अभी भी वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है एक बहुमूल्य उपहार है और इसका कई यूज है। कैसे? फर्स्ट यूज है, ये एक हर इंडस्ट्री के लिए एक एनर्जी का स्रोत है। सेकेंड, गैस बेस्ड पावर प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड फास्टर। जो पावर प्लांट, जो इंडस्ट्री में पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं गैस बेस्ड, वो बहुत जल्दी उसको स्थापित किया जा सकता है। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं और ये गैस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता, आसानी से किया जा सकता है पाइपलाइन के थ्रू, इसलिए इसको प्रीशियस गिफ्ट माना जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज का एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रो पावर। जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी है जब वो पानी से जनरेट होती है तो उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। और ये बहुत पहले का, ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत पहले डेवलप हो चुका है और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है और उपयोगी है, ठीक है। और किस तरीके से है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। ये जो है इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब जल्दी समाप्त नहीं होती और ख़त्म होने पे फिर से ये रिन्यू किया जा सकता है। कम पैसे में हो जाता है और साफ सुथरा और सेफ होता है, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। हाइड्रो पावर जो है इसमें हायर प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन का होता है। सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है हाइड्रो पावर का वो चाइना में होता है, उसके बाद ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कनाडा, फिर इंडिया, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज था, जो मतलब समाप्त होने के जिनके चांसेस होते हैं, वो रहते तो हैं लेकिन बहुत समय लग जाता है। नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या है? देखिए, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या हैं? जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं है, मतलब अभी पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस किससे है? फॉसिल फ्यूल। जैसे जो सड़े गले आपके पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो ज़मीन के नीचे धंसते जाते हैं, लेयर बनाते जाते हैं और कई साल लग जाते हैं उससे इन चीज़ों के बनने में, तो वो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये नहीं करते हैं, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। ये सारे सोर्स जो हैं वो बेस्ड होते हैं सन की एनर्जी पे, मतलब सूरज द्वारा जो एनर्जी मिलता है उस पर ये बेस्ड होते हैं। फिन, टाइड, ओशन, जियोथर्मल एंड हाइड्रोजन जो हैं ये अलग अलग फॉर्म की एनर्जी है जो सन से मिलती है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। तो सबसे पहला सोर्स जो है वो क्या है? सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है? इट इज़
द मोस्ट यूनिवर्सल एंड अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस। ये बहुत मतलब पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में जो एनर्जी होती है हमें मिलती है वो क्या है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का यूज़ हम कुकिंग के लिए करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के लिए करते हैं, होम के लाइटिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्रॉप्स को सुखाने के लिए भी कर सकते हैं और भी कई तरीके इसके हेल्प से कई चीज़ें कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज आर एंडोर्ड विद द अबेंडेंट सनशाइन। जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वो जो है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में सनशाइन मिलती है और वहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ये देखिए सोलर पैनल, आपने देखा भी होगा इस पैनल को। ये क्या होता है, धूप की रोशनी से चार्ज होता है और रात में फिर ये इससे पूरी लाइट जलती है। ठीक है। विंड एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विंड एनर्जी क्या है, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका यूज़ फूड ग्रेन्स को, अनाज को ग्राइंड करने के लिए होता है, फिर वाटर कुएं से पानी निकालने के लिए होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। द प्लेसेस वेयर विंड पावर हैज़ बीन डेवलप्ड, लार्ज विंड फार्म डोमिनेट द स्काईलाइन इन हिली और कोस्टल एरियाज। जिस प्लेसेस में विंड पावर डेवलप होती है वहाँ पे बहुत बड़ा विंड फार्म बनाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका दिखा रहा है विंड एनर्जी का कैसे ये पूरे विंड बने हुए हैं। ठीक है। एरियाज वेयर देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप दिस पावर आर द, जिस एरिया में इसमें अधिक पोटेंशियल होता है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने का, मतलब वहाँ पे हवा भी उस तरीके से चले, तो वो एरियाज हैं पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और साउदर्न कैलिफोर्निया। नीदरलैंड यूरोप में है जो कि बहुत ज़्यादा विंड मिल का यूज़ बहुत लंबे समय से कर रहा है। अभी के टाइम में भारत में गुजरात और तमिलनाडु के कोस्ट पे एनर्जी को टैप करने का जो तरीका है वो विंड एनर्जी का ही होता है जो कि फॉलो वहाँ पे किया जाता है। ठीक। थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियर मिनरल से जनरेट होती है जैसे यूरेनियम से और थोरियम से। कुछ मेजर प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, कौन कौन से देश हैं, वो हैं यूएसए, कनाडा, जापान और यूरोप की कंट्रीज है। ठीक है। भारत में झारखंड और राजस्थान में जो अरावलीज है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, और थोरियम का प्रोड्यूसर कौन है भारत में, मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं इंडिया में, उनके नाम हैं तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी, काकरापरा गुजरात, कोटा राजस्थान और कायगा कर्नाटक। ये पावर प्लांट लगाए गए हैं किस लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, अर्थ के अंदर जो है बहुत गर्म होता है क्योंकि वहाँ पे मॉल्टन मटेरियल होते हैं। ठीक है। दिस हीट समटाइम कम आउट थ्रू हॉट एसिड। यही कुछ स्प्रिंग झरने के रूप में, फुहारे के रूप में बाहर निकल के आते हैं और हीट एनर्जी डिराइव फ्रॉम, जो हीट अर्थ से निकलती है उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग से जो हीट निकलती है उसका यूज़ कुकिंग के लिए किया जाता है। अभी इस हीट का यूज़ क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जा रहा है। यूएसए जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जियोथर्मल पावर प्लांट्स का। इसके बाद से न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिपीन और फिर सेंट्रल अमेरिका। भारत में जियोथर्मल प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और उगा वैली है जो कि लद्दाख में है, यहाँ पे जियोथर्मल प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए ये जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस क्या है, जो भी श्रब्स होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, फार्म का जो वेस्ट होता है या ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, एनिमल वेस्टेज जो होते हैं, इन सब का यूज़
करके बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज किए जाते हैं उसी से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस का यूज़ कुकिंग के लिए और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैन्योर टू द एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ ये खाद भी उपलब्ध कराते हैं जो किसान वाले क्षेत्र हैं, कृषि वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जिसके बाद से हमारा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में लास्ट एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी। क्या है? टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है? ये फिनोमिना रेगुलर सी कोस्ट पे समुद्र के किनारे होता रहता है। ठीक है, समुद्र में होता रहता है। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, अभी भी टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती दौर पे ही है। रिसेंट ईयर में न्यू इंटरेस्ट इज बीइंग शोन इन हाइड्रोजन एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम वाटर। अभी नया एक इंटरेस्ट मतलब जगह है जो कि हाइड्रोजन एनर्जी है, जो कि वाटर से जो एनर्जी वो प्रोड्यूस की जा रही है उसको हम हाइड्रोजन एनर्जी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कंसर्न विथ हार्मफुल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। उसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल के यूज से जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उसका भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोलाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, अभी आपने मिनरल्स के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो उसको कैसे बचाना है, उसका कैसे उपयोग करना है, ये आपने पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से आज हमने पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, तो उसका कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज क्या है? मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या है? एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो कभी ना कभी ख़त्म होने के कगार पे हो ही जाते हैं। इनकी डिमांड्स क्या है? बढ़ते जाते हैं। दे नीड टू बी कंजर्व। इनको जब डिमांड बढ़ रहे हैं तो उनको बचाना भी जरूरी है। जो डिमांड लगातार बढ़ रहे हैं और कॉन्टिन्यूस खुदाई हो रही है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और पावर रिसोर्सेज के लिए, इससे क्या हो रहा है? इनका एग्जॉशन हो रहा है। मतलब अधिकता में कोई भी चीज़ यूज होगी तो उसका क्या होता है? समापन होगा ही होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू यूज देयर इकोनॉमिकली। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी ही इसको यूज़ की जाए। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। पहला है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है वो एफिशिएंट, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही। सेकेंड है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। जो टेक्निक अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसे खुदाई करने में, उसको प्योर करने में, उस टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। रिसोर्सेज को रिसाइकिल करते रहना चाहिए, फिर से दोबारा उसका यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी माइंस जो हैं, खादान हैं, आपस में कोलैप्स ना हो और अल्टरनेटिव सोर्सेज का भी यूज़ करना चाहिए। मतलब दूसरा भी एक जुगाड़ बना के रखना चाहिए। ठीक, इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, अगर हम इन चीज़ों को सही से फॉलो कर लें तो हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज दोनों को बचा सकेंगे। टू विल एंश्योर अ बेटर इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर। आगे के जनरेशन के लिए भी उन लोग की भी आर्थिक स्थिति जो रहेगी इससे बेटर रहेगी और हम लोग की भी रहेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ये तो समझ होना चाहिए कि कोई भी चीज़ है तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ का अगर आप अधिकता में यूज़ करेंगे तो उसका वो समाप्ति बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। और जब हमें ही यूज़ करना है उसको तो हम इतना ही यूज़ करें जितनी हमारी नीड है, ताकि हम उसको लंबा चला सकें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक बार खुद पढ़िएगा इसको और इसका जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा। आप वहाँ से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।